नमस्कार भैया। हम आज कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा आरंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ 1 जीव जगत का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड, जीवित जगत। तो इससे पहले हम कुछ जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, शॉर्ट में हम अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं, और विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं जिनमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। और ये जीव विज्ञान जो शब्द बना है वो 2 शब्दों से बना है। एक बायो का मतलब होता है जीवित जीव, लिविंग जंतु, जीवित जीव। और लॉजी शब्द है वो लोगस शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवित जीवों का अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की जो शाखाओं के बारे में जानते हैं, तो जीव विज्ञान की है वो 2 शाखाएं हैं। एक होती है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी है तो वो जूलॉजी मतलब जंतु, लॉजी मतलब लोगस मतलब जंतुओं का अध्ययन करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं या जूलॉजी कहते हैं। दूसरी, इसका जनक कौन है, इसका जनक है अरस्तु। तो जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु है और जंतु विज्ञान के जनक का भी अरस्तु है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। बॉटनी बोलते हैं इसको, बॉटनी। तो बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो ये ध्यान में रखने, ये सामान्य सी जानकारी है कि हमने जीव विज्ञान सब्जेक्ट का चयन किया है तो उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी या इसके बारे में अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि हम जीव विज्ञान के अंतर्गत 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो जंतु विज्ञान का और एक वनस्पति विज्ञान का। आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको जंतु विज्ञान की अलग पुस्तकें मिलेगी, वनस्पति वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। और जब आप पीजी करोगे तो जंतु विज्ञान में अलग से पीजी होता है और वनस्पति विज्ञान में अलग से होता है। तो वहाँ पे जाके आप इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण देखा। अब आगे हम पाठ शुरू करते हैं जीव जगत। तो हम जीव जगत पाठ के अंतर्गत हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो जीव जगत है वो एक निराला है। इसमें सजीव वस्तुएं भी पाई जाती है, निर्जीव वस्तुएं भी पाए जाते हैं। हम यहाँ पे अनेक प्रकार के जंतु भी देखते हैं, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, बंदर है, पौधे भी देखते हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुएं पहाड़, मिट्टी, नदियाँ, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इनके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे जीव जगत के अंतर्गत कि सबसे पहले हमें सजीवों के बारे में पढ़ना है मुख्यतः इस पाठ में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सजीव क्या है, सजीव की परिभाषा क्या है। तो इस पाठ में आपको खोजने पर वो किताब में मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे सजीव की परिभाषा पढ़ते हैं सबसे पहले कि जीव या सजीव स्वप्रतिकृति का मतलब होता है अपने समान जीव का निर्माण करना, अपनी प्रतिकृति बनाना, यानी जनन के अंतर्गत ये आता है। विकासशील मतलब वृद्धि संबंधी हो सकती है, जैसे वो अपना विकास करता है, बुद्धि संबंधी विकास करता है, अपने जीवन काल में अपनी योग्यताएं बढ़ाता है या वृद्धि करता है। स्वनियमकारी, अपने कार्य स्वयं करते हैं, जो भी कार्य है जो अपने आप करते हैं तो उसे स्वनियमकारी। या पारस्परिक क्रियाशील या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक सजीव दूसरे सजीव या निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर रहता है। ये एक तंत्र है। तो जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील व स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील एक
तंत्र है जो अपने बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। बाह्य उद्दीपन जैसे गर्मी, सर्दी, गर्मी लगती है तो हमारे शरीर अपने आप क्या है, पसीना उत्सर्जित करता है। सर्दी होती है तो हमारे शरीर में हम अपने कपड़े पहनते हैं ताकि उस सर्दी में बचाव हो सके। अगर आपके पैर में कोई कील चुभ जाती है तो आप तुरंत पैर हटा लेते हैं। कोई गर्म वस्तु के संपर्क में आपका हाथ आता है तो आप तुरंत उसको पीछे खींच लेते हैं। तो ये है बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। तो ये सारे जो गुण जिस जीव में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं। तो ये सजीव की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब हम जीवधारियों के, सजीवों के विशिष्ट लक्षण या हम लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट लक्षण एक अलग चीज़ होती है, लक्षण अलग चीज़ होते हैं। लक्षण तो वो हो सकते हैं कि वो सजीव में भी हो, निर्जीव में भी हो, लेकिन विशिष्ट लक्षण वही होते हैं जो केवल सजीव में पाए जाते हैं। तो वे लक्षण जो केवल सजीव में पाए जाते हैं वो कौन से लक्षण कहलाते हैं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, जो केवल सभी सजीवों में पाए जाते हैं, सभी सजीवों में पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ लक्षणों का अध्ययन करेंगे। विशिष्ट शब्द का हम यहाँ उपयोग नहीं करेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि विशिष्ट का मतलब होता है वो जो सभी जीवों में पाई जाती है। तो जैसे सबसे पहला लक्षण हम पढ़ेंगे वृद्धि, ग्रोथ। तो वृद्धि किसे कहते हैं, किसी भी सजीव है, कोई भी जीव है, उसके आकार में, भार में, संख्या में बढ़ना वृद्धि कहलाता है। कोई जीव है उसके आकार में बढ़ना हो या भार बढ़ता हो या संख्या बढ़ती हो तो इन्हें हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब जो बहुकोशी के जीव होते हैं या एक कोशी के जीव होते हैं, सभी क्या करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं। पौधे जीवन पर्यंत, पौधे में होती है जो वृद्धि होती है वो जीवन पर्यंत होती है। पौधा है उसको नई शाखाएं बनती रहती है, पौधे की वृद्धि वो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन जंतु जो होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, उनमें जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित जीवन काल तक ही होती है। उसके बाद में या निश्चित आयु तक ही होती है, उसके बाद में वो वृद्धि रुक जाती है, लंबाई बढ़नी खत्म हो जाती है। हालांकि जो वृद्धि होती है, नई कोशिका विभाजन जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे आपके कहीं चोट लग गई तो जो घाव बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, नई कोशिकाएं बढ़ने से। कोशिका विभाजन होगी, जैसे ये कोई कहीं घाव हो गया तो वहाँ उस घाव वाले स्थान पर कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाएगी। अपने थोड़े दिनों बाद में वो घाव है वो भर जाता है, तो वो कोशिका विभाजन के कारण होता है। लेकिन जो लंबाई संबंधी है या अन्य वृद्धियाँ हैं वो एक जीवन के कुछ समय तक बढ़ने के पश्चात रुक जाती है। अब निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। आप ये सोचोगे कि निर्जीव कैसे वृद्धि करती हैं, जैसे कोई कुर्सी है, वैसे तो निर्जीव वृद्धि नहीं करते कि कोई कुर्सी है तो वो बढ़ती थोड़ी है, वो एक की दो थोड़ी हो जाती है, नहीं होती। लेकिन या वो बड़ी थोड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ निर्जीव वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वृद्धि प्रदर्शित करती हैं। जैसे तो निर्जीवों की सतह पर पदार्थों के जमाव के कारण होती है। तो निर्जीवों में वृद्धि किसके कारण होती है, कोई पदार्थ आके उसका जमाव हो गया तो वो बढ़ गया, वृद्धि हो गई, वो एक तरह से वृद्धि कहेंगे उसको। जैसे पर्वत होते हैं, पर्वतों पर कंकड़, पत्थर, मिट्टी आके जमते रहते हैं, वो पर्वत क्या है, और लंबाई में बढ़ जाता है, तो उसको भी हम वृद्धि कह सकते हैं। रेत के टीले देखते हैं हम, कभी हवा आती है तो हवा के साथ जो मिट्टी आती है तो वो टीले बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, तो वो भी एक क्या है, वृद्धि का उदाहरण है। इसके अलावा गोलाश्म है। तो गोलाश्म क्या होते हैं, जो हिमनदियाँ आती हैं, हिमनदी जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें हिमनद के साथ में जो कंकड़, पत्थर आदि मुक्त होकर जो उनकी मिट्टी जो आके एक जगह पर जमा हो जाती है, कंकड़ पत्थरों की जो मिट्टी होती है, बनती है, मृत्तिका जिसको बोलते हैं, वो जब एक जगह जमा हो जाती है तो उसके कारण जो गोलाश्म जो एक ढेर बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं गोलाश्म। तो ये हिमनद के साथ में जो बहकर कंकड़ पत्थर आते हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो गोलाश्म का निर्माण करते हैं। तो ये पर्वतों पर पर्वत है, रेत के टीले हैं, गोलाश्म, ये निर्जीव वस्तु हैं लेकिन ये वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए हम वृद्धि को क्या है, एक विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते। विशिष्ट लक्षण वही होता है जो केवल सजीवों में होता है। तो वृद्धि है वो कुछ अपवाद स्वरूप कुछ निर्जीव वस्तुओं में देखी जाती है, इसलिए हम वृद्धि को विशिष्ट लक्षण नहीं मानते हैं। अब एक कोशिकीय जीव
भी क्या करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। शरीर तो उनका वृद्धि करता ही है, तो वो कोशिका विभाजन द्वारा ही करता है। तो जैसे अमीबा में वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन से, या युगलिना है या पैरामीशियम है जो एक कोशिकीय जीव है, वो वृद्धि है वो किसके माध्यम से करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा। तो है तो ये सजीवी। तो सजीवों को हम विशिष्ट लक्षण नहीं मानते, वृद्धि है वो एक हम विशिष्ट लक्षण की श्रेणी में नहीं रखते। जो वृद्धि होती है उसको हम एक विशिष्ट लक्षण नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यह निर्जीवों में भी कुछ अपवाद स्वरूप पाई जाती है। तो हमने जो सजीवों का एक पहला लक्षण पढ़ा वृद्धि, अब हम दूसरा लक्षण पढ़ते हैं जनन। तो जनन किसे कहते हैं? अपने संतान, सजीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। सामान्य सी परिभाषा है, अपने समान संतान बनाना, वो क्या कहलाता है? जनन। सजीव जनन करते हैं। जैसे जनन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? दो विपरीत जनक के माध्यम से संतान उत्पन्न होना क्या कहलाता है? दो विपरीत जनक, जिसमें एक नर होता है और एक मादा होता है। नर से बनते हैं नर युग्मक, मादा से बनते हैं मादा युग्मक, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उससे बनता है युग्मनज, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट से बनती है संतान। तो लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता, दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए। तो वो तो होता है लैंगिक जनन, जो लगभग कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, मनुष्य इन सभी में पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। दूसरा जो जनन का प्रकार है वो अलैंगिक जनन है, जिसमें एक ही जनक द्वारा जनन होता है। एक ही जनक है वो जनन करता है, जैसे अमीबा है विखंडन द्वारा करता है, फंजाई कवक है वो बीजाणुओं द्वारा करता है। तो अमीबा विखंडन, जैसे ये अमीबा है तो इसका शरीर दो भागों में विभाजित हो गया, तो उससे दो अमीबा बन गए। तो इस प्रकार से ये अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो अमीबा में द्विखंडन होता है। फंजाई कवक होते हैं, जैसे ये कवक है, तो कवक क्या करता है? बीजाणुओं का निर्माण करता है, यानी लाखों बीजाणु बनाता है। एक कवक है वो लाखों बीजाणु बना सकता है, उसमें शरीर में बहुत सारे बीजाणु, तो बीजाणुओं से बनी हुई ये बीजाणु धानी बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी। तो बीजाणुओं की बीजाणु धानी बन गई। जब ये बीजाणु धानी फटती है तो ये बीजाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, और प्रत्येक बीजाणु से एक नया कवक फंजाई का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से फंजाई में बीजाणुओं के निर्माण द्वारा जनन होता है। मांस, फंजाई, शैवाल ये विखंडन द्वारा भी करते हैं। जैसे कोई शैवाल है, ये मान लीजिए ये कोई शैवाल है। अब शैवाल जितने भागों में विभाजित हो जाएगा, प्रत्येक भाग विभाजित होकर अलग हो गया, तो प्रत्येक भाग है वो नए शैवाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से शैवाल जो साइनोबैक्टीरिया है या अन्य जो भी शैवाल है वो विखंडन ये लैंगिक जनन की विधियां हैं। द्विखंडन है, बीजाणु द्वारा है, विखंडन है। तो जैसे शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया होता है, जैसे ये एक साइनोबैक्टीरिया जो अनेक भागों में विभाजित हो गया और प्रत्येक भाग से क्या बन गया? एक नया साइनोबैक्टीरिया जो शैवाल है उसका निर्माण हो जाता है। इसके अलावा मुकुलन एक अन्य विधि है लैंगिक जनन की, जिसको हम बोलते हैं मुकुलन। जैसे यीस्ट में, हाइड्रा में, जैसे ये यीस्ट है तो इसके शरीर पर एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम मुकुल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? मुकुल। इसके शरीर पर एक मुकुल के समान एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मुकुल। ये मुकुल वृद्धि करता है, इसके शरीर पर ही वृद्धि करता है, और जब ये बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये अपने जनक से अलग हो जाते हैं और एक से कितने बन गए? दो यीस्ट बन गए। तो इस विधि को ये अलग हो गया, अलग होने से ये एक अलग यीस्ट बन गया, ये अलग यीस्ट बन गया। ऐसे हाइड्रा में होता है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। तो एक अन्य है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की क्षमता, ये भी एक विधि है पुनरुद्भवन। जैसे ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में क्या एक क्षमता होती है कि इसके कोई भी भाग अगर इसका शरीर से टूटकर अलग हो जाए
और उस भाग में यदि केंद्रक हो, केंद्रक होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर उस भाग में उसका केंद्रक है और वो भाग अगर टूटकर अलग हो गया तो वो एक नए जीव में परिवर्तित, जैसे ये प्लेन एरिया, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, तो इसमें प्रत्येक भाग में मान लीजिए इसके केंद्रक है, तो 3 भाग, ऊपर वाला भाग अलग, मध्य वाला भाग अलग और नीचे वाला भाग अलग, तो ये 3 भागों में विभाजित हो गया। अब प्रत्येक भाग से क्या बन जाएगा, एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा जैसे, तो ये 3 प्लेन एरिया प्रत्येक भाग से बन गए। तो इस विधि को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन की क्षमता अपने शरीर में होती है, लेकिन हम जनन नहीं करते। आपने घाव बढ़ते देखा होगा, आपका जब शरीर में घाव बढ़ता है तो घाव बढ़ने की जो प्रक्रिया वो भी एक पुनरुद्ध भवन है। तो कुछ जीवों में इनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता का जो उपयोग है वो जनन में हो जाता है, सभी जीवों में ये ऐसा नहीं होता है। अमीबा में भी होता है, अमीबा को अमर जीव बोलते हैं क्योंकि उसका कोई भी भाग अगर टूट कर अलग हो गया तो वो नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो अमीबा में भी ये विधि पाई जाती है। तो ये हमने अलैंगिक जनन द्वारा कुछ जीवों में, सजीवों में पाए जाने वाली जनन की विधियां पढ़ी, जैसे अमीबा में द्विखंडन द्वारा, फंजाई में बीजाणुओं द्वारा, मांस फंजाई या शैवाल में विखंडन द्वारा, यीस्ट में मुकुलन द्वारा, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन द्वारा। तो ये सारी विधियां अलैंगिक जनन की विधियां थी। लैंगिक जनन में हमें पढ़ा, जैसे मनुष्य है अपने समान संतान उत्पन्न करता है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बकरी है, तो इन सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन अब ये एक सोचने वाली बात है कि क्या जनन होता है वो एक विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है। तो ये आपको बता दें कि जो जनन है वो एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ सजीव ऐसे होते हैं, विशिष्ट लक्षण मैंने अभी अपने पिछले वृद्धि में पढ़ा था कि विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं। विशिष्ट लक्षण वे लक्षण होते हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं, कोई भी सजीव है सभी में ये पाए जाते हैं उनको। तो इनको जनन को हम विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ अपवाद हैं कि कुछ सजीवों में जनन नहीं होता, अतः इसलिए जनन को विशेष लक्षण नहीं माना जाता है। जैसे खच्चर होता है। खच्चर क्या है? घोड़े और गधे का एक जनन से प्राप्त संतति है जिसमें वो जनन नहीं कर सकता। खच्चर है वो बंध्य होता है। बंध्य मतलब जिसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। खच्चर है वो जनन नहीं कर सकता। एक बंध्य मनुष्य या अनुर्वर युगल बोलते हैं जिसको, बंध्य होते हैं, नपुंसक जिसको हम बोलते हैं, जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता जिनमें नहीं होती है। इसके अलावा हमने मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा। एक नर होते हैं, एक श्रमिक होते हैं, है ना, और एक रानी मक्खी होती है। तो जो श्रमिक मक्खी जो होती है, कामगार जिसको मक्खी बोलते हैं, वो कभी जनन नहीं करती, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ अपवाद हैं कुछ जीवों के, सजीवों के, जो जनन नहीं करते। इसलिए हम सजीव को हम विशेष लक्षण, जनन को हम एक विशिष्ट लक्षण नहीं मानते। तो आज हमने जो पहला पाठ है जीव जगत, उसके बारे में हमने अध्ययन शुरू किया है। तो आज हमने जीव जगत के अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया, जिसमें हमने सजीवों के 2 लक्षणों के बारे में पढ़ा। अगले चैप्टर में हम अन्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आपको जो चीज़ें बताई गई है उसका आप सही ढंग से अध्ययन करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कार्य की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो अभी हमने शुरू किया है, इसलिए आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में फिर आगे अध्ययन करेंगे अन्य जो सजीव हैं उनके लक्षणों के बारे में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।